हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम करेंगे अगला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है ना वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंडियन पॉलिटी का ना एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों पीटी और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। खैर अभी तो हम इसको पीटी के हिसाब से ही कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम मेंस के हिसाब से देख लेंगे इसको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिस चीज़ें हैं प्रियम्बल के बारे में, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया है। तो ये आया है यूएसए से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था जिसमें प्रियम्बल जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। जो प्रियम्बल से स्टार्ट होने वाला यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है पीटी में मेनली। फिर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में वो उसका बेसिस जो है वो क्या था, किस पे वो बेस था। तो वो बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ना, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, कब किया था, ये किया गया था मूव किया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को। और एडॉप्ट कब हुआ था, ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये जो डेट्स हैं ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन डेट्स को याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो कैसे हमारे प्रियम्बल का जो है बेसिस बना है। तो जब प्रियम्बल मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया था और अडॉप्ट किया गया था, तो इसके जो कोर वैल्यूज़ थे ना उसमें पहले से ही कुछ कीवर्ड्स इन्वॉल्व थे, जैसे सोवरेन, ये हमारा पहले से ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। फिर जस्टिस, इक्वालिटी, फिर माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें ना पहले से ही इन्वॉल्व थी हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो यही आगे चल के हमारे प्रियम्बल का बेस बना है। ठीक है, अब हम प्रियम्बल में ना कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। जो वर्ड्स हैं ना उनका सीक्वेंस और उनका जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि एक सीक्वेंस है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो सीक्वेंस है ना ये एज इट इज़ याद कर लेना है कि एक सोवरेन के बाद सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के बाद सेक्युलर है, सेक्युलर के बाद डेमोक्रेटिक है और उसके बाद रिपब्लिक है। क्योंकि ऐसा सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है पीटी में और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए इसको याद रखेंगे, सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम इनका ना थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि मीनिंग भी पूछ लिया जाता है वर्ड्स का। तो सोवरेन का क्या मतलब हुआ, सोवरेन का मतलब हुआ कि हमारी जो कंट्री है ना वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। मतलब हम किसी के अंडर अपने जो इंडिया का जो अफेयर्स हैं, इंडिया की जो चलाने की पॉलिटी है या पॉलिसी है, वो किसी के अंडर हम नहीं फॉर्म होती है। ये जो है हम इंडिपेंडेंटली चलाते हैं। ठीक है, इंडिया जो है अपना फॉरेन पॉलिसी जो खुद बनाती है और मतलब सारे डिसीजन इंडिया जो है खुद लेती है कि हमें अपना कंट्री को कैसे रन करना है। ठीक है, अब है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में, कैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम आगे जाके ना इनके मतलब और डिटेल में जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वगैरह में करेंगे, कैसे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है। तो इसका बस हमें याद रखना है कि ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने की बात करता है
सो दैट एक वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट की जा सके, ठीक है, और किसी का मतलब किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। बस इतना भी सोशलिस्ट के बारे में याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्युलर की। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि जो कंट्री है उसका कोई रिलीजन अपना नहीं है, मतलब कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, सारे रिलीजन को इक्वल राइट है, सभी को अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का इक्वल राइट है, और सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सारे जितने सिटीजन हैं कंट्री के उनको पूरा फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन को फॉलो करें। सो गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल रहती है रिलीजन के मैटर में, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को जो है इसकी पावर लोगों से मिलती है। कैसे? क्योंकि हम इलेक्शन के द्वारा अपने रूलर्स को, जो भी हमारे मतलब मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उन सबको हम इलेक्ट करते हैं, है ना। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन होती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं वो लोग कर सकते हैं, और सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है। जो भी 18+ ईयर्स के लोग हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इंडिया के, और लोगों के पास इतना पावर होता है कि वो जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं और जिसको चाहें हरा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो लोगों की विल पे चलती है, गवर्नमेंट जो है लोगों की विल पे चलती है, इसलिए हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। अब है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। वो इलेक्टेड हैं, ना कि वो हेरिडिटरी हैं। मतलब कि इंडिया को कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई राजा या महाराजा चलाते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट होते हैं। तो ये रिपब्लिक का मतलब हुआ। अब जो है प्रियम्बल में ना और कुछ कीवर्ड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे उनका भी सीक्वेंस एक्चुअली हमें याद रखना होता है। जैसे एक है जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और फ्रेटर्निटी। इनका सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे कि भी सीक्वेंस पूछा जाता है, ये ऐसे ही है 1 2 3 और 4, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब और इसमें क्या पूछा जाता है कि कितने टाइप का जस्टिस के बारे में बोला गया है। कितने टाइप का जस्टिस है? 3 टाइप का है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आप याद रखेंगे कितना है, 3 टाइप का है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिबर्टी हमें कितना टाइप का मिला हुआ है? तो लिबर्टी है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। देखिए इनके बारे में ना हम आगे चल के फंडामेंटल राइट में बात करेंगे। और जैसे ये है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इसके बारे में DPSP में बात होगी। पॉलिटिकल जो जस्टिस है ये हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। और लिबर्टी है, इसके बारे में भी हम फंडामेंटल राइट में आगे चल के बात करेंगे। तो लिबर्टी हमारे पास कितने टाइप की है? लेकिन 1 2 3 4 5 5 टाइप की, याद रखेंगे आप। और ये आता है एग्ज़ाम में कि कितने टाइप की लिबर्टी है और इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कौन सी है। फिर है इक्वालिटी। इक्वालिटी किस बात की है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में भी हम फंडामेंटल राइट में आगे चल के बात करेंगे, इक्वालिटी के बारे में भी। और इसमें भी पूछा जाता है कि इक्वालिटी कितने टाइप की है जो प्रियम्बल में बताई गई है। तो ये है 2 टाइप की, ठीक है। और फ्रेटर्निटी तो पता है, ब्रदरहुड।
ब्रदरहुड के बारे में है। तो फ्रेटर्निटी के एक ही है, तो ये फ्रेटर्निटी का तो कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल ही है। बट हाँ, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि फ्रेटर्निटी जो है वो ब्रदरहुड के बारे में, आपसी मेल मिलाप के बारे में, मिल के रहने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, हम क्वेश्चन करते करते देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन है जैसे कि द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थर्ड इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फोर्थ, fraternity, assuring the dignity of individual. फिफ्थ इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। क्या पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। देखिए करेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है ना, मैंने आपको अभी बताया था कि सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा वर्ड किसके बाद आता है। ठीक है, एज इन विच दे अपीयर इन द प्रियम्बल। करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में किया ही है। सबसे पहले बात होती है जस्टिस की। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो थर्ड जो है वो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जस्टिस के बाद बात होती है लिबर्टी की, मतलब सेकंड वाला, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आता है सेकंड पे। उसके बाद आता है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है हमारा फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में, तो ये आएगा फोर्थ पे। और फिफ्थ पे आएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो ये सीक्वेंस है ना, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में इस टाइप से, तो आप लोग इसको ना अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सा वर्ड किसके बाद आएगा। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 2, 1, 4, 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947, महात्मा गांधीज आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922, या इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब देखिए फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स क्या है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलॉसफी हमारी किस में बताई गई है, बताई गई है प्रियम्बल में। मतलब कि यहाँ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, इस बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ किस पे बेस था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया ही, जिसमें सोवर्निटी, जस्टिस या जैसे डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इस सब के बारे में पहले ही बात की गई है। ठीक है, तो वही हमारे जो फिलॉसफी है उसका बेस है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947 हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट जो था वो 1928 में आया। नेहरू, मोतीलाल नेहरू और उनके कलीग्स द्वारा बनाया गया था, जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थे। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के लिए बनना चाहिए, जिसमें कौन से प्रोविज़न होने चाहिए। तो इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे और इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, महात्मा गांधी का आर्टिकल्स जो इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922 था, तो इसमें सिर्फ गांधी जी का मोरल विज़न की बात की गई थी। ठीक है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं था। और INC रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसमें था। इसमें तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बात की गई थी, मतलब पॉलिटिकली डिमांड किया था इंडिपेंडेंस का। बस इतना ही हमें जान लेना है अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द
Indian Constitution is not a part of the Constitution, a part of the Constitution, but it neither confers any power, nor imposes any duty, nor can it be of any use in interpreting other provisions of the Constitution. Third है, a part of the Constitution and can be of use in interpreting other provisions of the Constitution in case of ambiguity. A part of the Constitution and it confers powers and impose duties as any other provisions of the Constitution. अब देखिए नोट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कुछ केसेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले आया था बेरूबरी केस। कब का? 1960 का। तो इसमें बोला गया था कि नोट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये केस भी आप लोग याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था। तो इसमें बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर इसके बाद आया, ये डिबेट चलता रहा, फिर आया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस तो बहुत इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें कि जो आया था 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और इसी को आगे फॉलोअप करते हुए एक थर्ड केस आया था LIC केस, जो आया था 1995 में, और इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये जो इनकी जो इंटरप्रिटेशन है हर केस की आप याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस में क्या बोला गया है। ठीक है, कब तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा नोट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नीदर confers any power nor imposes any duty nor it can be of any use in interpreting the other provisions। देखिए ये इसमें जो है ना फर्स्ट वाला पार्ट तो थोड़ा ठीक है, बट सेकंड सही नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे जो प्रियम्बल है, हाँ ये सही है कि इट नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, नोट ये उनकी पावर्स को प्रोहिबिट भी नहीं करता है, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रियम्बल के अदर प्रोविजंस को ड्रॉ करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारे ये वाला स्टेटमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे नोर आ गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज़ इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस ऑफ एम्बिग्विटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर कोई अदर प्रोविजंस, जैसे कि प्रियम्बल तो बेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो भी आगे इंटरप्रिटेशन है, अगर वो उसमें कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए प्रियम्बल को जो है उसको देखा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। फिर डी भी देख लेते हैं, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कन्फर्स पावर एंड इम्पोजेस ड्यूटी एज एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी बात नहीं है, ये कुछ कोई ऐसा पावर या ड्यूटी इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक और स्टेटमेंट है कि इज़ इट जस्टिसेबल, क्या जो प्रियम्बल है ये जस्टिसेबल है, मतलब कि क्या इसके प्रोविजंस जो हैं वो इन्फोर्स हो सकते हैं कोर्ट के द्वारा। सो इसका आंसर होगा नॉन जस्टिसेबल। इसके जो प्रोविजंस हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमारे कोर्ट हैं, वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रेजोल्यूशन फॉर
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बी है इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या चीप जस्टिस टू द पुअर। अब इसमें हम देख लेते हैं हर ऑप्शन को। तो इकोनॉमिक जस्टिस का पहले थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करना मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना, जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, ठीक है, या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना भी इसका एक पार्ट है, को प्रोहिबिट करना, ठीक है। और ये वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की भी बात करता है। सो जो इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो मेयरली ये नहीं है कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, बट एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है सोसाइटी में लाने की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात तो करता ही है, बट हाँ इक्वल की जगह अगर यहाँ पे फेयर रहता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि बात होती है वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की, ना कि सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। तो इस हिसाब से जो है ना थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। कैसे? ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, जो भी रिसोर्सेज हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हों, ठीक है, वेलफेयर स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन क्या? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, या इंडिया राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो यहाँ प्रियम्बल की बात हो रही है और इसके मेन आपको मैंने पहले ही कीवर्ड्स बताए हैं, तो देख लेते हैं हम एक एक करके। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, इसके बारे में प्रियम्बल में बात नहीं की गई है, ये आगे फंडामेंटल राइट में हम देखेंगे। राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, इसकी बात भी प्रियम्बल में नहीं की गई है, ये भी आगे फंडामेंटल राइट में हम देखेंगे। लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ये वाला सही है, लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ, यहाँ 3 है और भी 2 है, थॉट एंड एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, इसकी बात भी आगे फंडामेंटल राइट में ही है, तो ये प्रियम्बल में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो बीपीएससी के बहुत फेवरेट होते हैं, मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, क्योंकि मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो चलिए हम इसको देख क्या है, रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज़ नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। सो मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, तो ये बात सही है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, बल्कि इलेक्टेड हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक का मीनिंग जो 1 में दिया गया है एकदम सही है, तो ये हमारा मैच हो रहा है। फिर है सेक्युलर, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, ये भी सही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया का जो है वो कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को इक्वल राइट है, ठीक है। तो बी भी हमारा सही है, ये भी इससे मैच हो रहा है। फिर है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल, ये भी सही है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्शन द्वारा लोग इलेक्ट करते हैं, वही हमारी कंट्री को चलाते हैं, तो विल ऑफ पीपल पे काम करते हैं,
उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट रन करनी होती है। तो ये हमारा सी भी सही है। फिर है सॉवरेन, स्टेट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। ये बात भी सही है, इंडिया हम अपना फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकती है। और जो भी हमारी इंटरनल इंडिया के जो भी फंक्शन है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन हो जाएंगे A1, B2, C3 एंड D4। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। क्या एम करता है हमारा प्रियम्बल जो है, तो इसका हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट टू ऑल इंडिविजुअल, या बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, या सी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, या डी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, इसकी बात जो है वो प्रियम्बल में नहीं की गई है। मैंने आपको पहले ही प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे चीज़ें बता दी हैं और उसके कीवर्ड्स भी आपको बता दिए हैं। तो वो अगर आप लोग वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज नॉट इंक्लूडेड इन ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाय B.R. अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी फाइनल स्पीच दी थी, कब दी थी? 25 नवंबर 1949 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट करने से पहले दी थी। और यूनियन ऑफ ट्रिनिटी जो इसमें बात की गई है उसमें उन्होंने बोला था कि इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन ऑफ ट्रिनिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है और किसी टर्म की बात नहीं की गई थी और ये बोला गया था कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी सोशल फाउंडेशन है। ये तीनों मिलके ही एक वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसका पार्ट कभी नहीं था। कौन कौन से थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये आप याद रख लेंगे, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया। ठीक है, और इसमें क्या थे टर्म्स, क्योंकि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही बनेगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 50th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन प्रियम्बल जो है वो ऐड किया गया था तो उसमें 3 वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन से नहीं थे, तो ये तीनों जो वर्ड हैं ये सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इनको 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 1976। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सीक्वेंस में लगाने के लिए हमें पूछा जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से उसका सीक्वेंस आपको मैं समझा देती हूँ। कैसे सीक्वेंस है? सोवरेन,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था तो दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों इसमें नहीं थे। ठीक है, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, तो उस ऐड करने के बाद फिर इसका सीक्वेंस ये बना है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा इसमें से ऐसा है। ए देखते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फर्स्ट ही हमारा सही है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही इसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द preamble to the Constitution of India is not a part of the Constitution, या B indicate the objective to be achieved, या C cannot be amended by the Parliament, या D it is a source of authority of the Constitution of India। तो इसमें क्या है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि केशवानंद भारती केस के बाद ऐसा उसमें बोला गया है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नोट की तो बात ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, फिर है इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ऑब्वियसली ये हमारे जो भी हम आगे चल के, क्योंकि ये प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो कीवर्ड्स हैं या इसमें जो बातें बोली गई हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे उनको आगे लेके जाया जाएगा, पूरा कंट्री में उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसी की बात है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे इसकी बात की गई है। तो ये हमारा प्रेम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव को ही बताता है जो हमें आगे चल के अचीव करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अब ऐसा नहीं है, अमेंड तो हुआ है ना, 42nd अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हैं कि पहले बोला जाता था केशवानंद भारती से पहले, केशवानंद भारती जो केस हुआ कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि फिर केशवानंद भारती केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रियम्बल का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है किस बेस पे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है ये। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्वेश्चन तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और वो क्या हैं, वो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने क्या बोला है। जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी हैं, वो प्रियम्बल के बारे में क्या बोलते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या बोला है कि प्रियम्बल जो है वो बहुत प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखेंगे, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल को किसने बोला है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार मार्क, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये हार्ट एंड सोल जो हम आगे फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे ना, वो उसका नहीं है, ये सिर्फ प्रियम्बल है। और इसके बारे में बोला गया, किसने बोला है, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद रखेंगे। फिर KM मुंशी जी ने क्या बोला है, KM मुंशी जी ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है
horoscope, horoscope of our sovereign democratic republic. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप ये जो स्टेटमेंट्स है मतलब प्रियम्बल के बारे में किसने ऐसा बोला है, या फिर ये स्टेटमेंट जो है प्रियम्बल के बारे में किसने बोली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, रिवाइज़ करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे किसी और बुक से, जैसे कि घटना चक्र है या और कोई पॉलिटी की ऐसी बुक है MCQs वाली या प्रीवियस ईयर्स हैं, वहाँ से आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस से याद होती हैं। और ऐसे आप पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।